वरम। अब भाई देखो, आज अपना नया टॉपिक चलेगा संधि। संधि शब्द के बारे में देखें। सबसे पहले तो हमें संधि शब्द के बारे में देखना है, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में देखना है कि संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ और इसका अर्थ निकल करके क्या आएगा। तो संधि शब्द में देखें, सम तो उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग। सम क्या है? उपसर्ग। अब यहां पर डुधाएं धातु है, डुधाएं धारणे, डुधाएं, डुधाएं धारणे, डुधाएं धारणे धातु है। उसके बाद उपसर्गे घो की सूत्र से यहाँ की शब्द का प्रयोग, की प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक भाई। अब यहाँ इसको बना के देखेंगे कि देखिए, सम उपसर्ग है, डुधाएं धारणे धातु का प्रयोग किया गया है और उपसर्गे घो की सूत्र से की प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। तो देखें, डुधाएं धारणे, जो डुधाएं धातु है वो धारण करने अर्थ में आई है। इसमें देखो, या की संज्ञा तो हलंत्यम सूत्र से हुई और डू आदि टुडभ सूत्र से इसकी संज्ञा होकर के तस्य लोभ सूत्र से लोप हुआ। तो देखो, अब हमारे पास डुधाएं में शेष क्या बचा? ध। ठीक भाई। अब यहां सम, सम तो उपसर्ग है, ढ धातु है जो धारण करने अर्थ में आई है और उपसर्गे घो की सूत्र से यहां की प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब देखें, की प्रत्यय में लशक को तद्धिते सूत्र से ककार का, ककार की संज्ञा हुई, तस्य लोपः से लोप हुआ, शेष बचा ई। क्या शेष बचा? ई। अब ई शेष बचा। अब यहां देखेंगे तो अब हमारे पास कंडीशन बची, ई धा धातु है और इधर सम उपसर्ग है। एक सूत्र आता है बच्चों, आतो लोप इति च। एक सूत्र आया, आतो लोप इति च, आतो लोप इति च, आतो लोप इति च। ये सूत्र कहने लगा कि भाई यदि बाद में प्रत्यय का ई बैठा हुआ है तो धातु के आ का लोप कर दिया जाता है और धातु का आ जब लोप होगा तो शेष बचेगा ध, धन, ई और इधर बैठा है सम। अब सम के बाद में ध धन ई जोड़ेंगे तो बनेगा सम प्लस धी। ठीक भाई। अब आगे चल करके आप एक नियम पढ़ोगे, यदि मां के बाद में, यदि मां के बाद में भाई कोई भी व्यंजन वर्ण बैठा हुआ हो तो मोनुस्वारः सूत्र आएगा। पदांत मां के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो मोनुस्वारः सूत्र आएगा और वो ये कहेगा कि भाई मां के स्थान पर अनुस्वार कर दो, माम तस्य पदांतस्य अनुस्वारः हरिषात्। ठीक भाई। अब मां की जगह पे हमने अनुस्वार किया, ये सूत्र हुआ, यानी मां की जगह पे अनुस्वार हो गया और ये किस नियम से हुआ है? अनुस्वार संधि के नियम से हुआ है। किस संधि के नियम से? अनुस्वार संधि के नियम से। लेकिन आगे चल करके एक और आता है, वह पदांत से कहने लगा कि उस पदांत, हालांकि यह पदांत की स्थिति है लेकिन फिर भी, अरे उस अनुस्वार के स्थान पर आगे यदि कोई भी व्यंजन स्पर्श वर्ण बैठा हुआ है तो अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। वह पदांतस्य ने कहा कि आगे व्यंजन हो तो उस अनुस्वार के स्थान पर जो व्यंजन आगे बैठा हुआ है उसी का पांचवा हो जाएगा। आगे बैठा कौन है? ध, तवर्ग का अक्षर है तो इस अनुस्वार के स्थान पर तवर्ग का पांचवा त, थ, द, ध, न। आगे का जैसा, पर माने बाद का, सवर्ण माने जैसा। यदि बाद का जैसा कर दिया अनुस्वार की जगह पे तो परसवर्ण का नियम लागू हो गया और केवल मां की जगह पे अनुस्वार कर दिया तो अनुस्वार का नियम लागू हो गया। अब सम प्लस धी, इस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जब हम बिंदी का रूपांतरण लिखेंगे तो शब्द बनेगा सम धी। ठीक भाई। और यदि हम इस ना से लिखेंगे तो ये शब्द बनेगा संधि। तो देखो बालकों कि भाई की प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है और इसके रूप संधि शब्द के मति की तरह, यानी संधि शब्द के अपने हरि की तरह रूप चल जाएंगे। और संधि शब्द में देखो शु लगाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में विसर्ग बनेगा और ये बन गया संधि। ठीक भाई। अब इस संधि शब्द में देखो, इस संधि शब्द में जो बिंदी वाला है ये तो अनुस्वार का उदाहरण है और जो ना वाला रूप है ये परसवर्ण का उदाहरण है। तो देखो एक बार पुनः देखेंगे क्या कि संधि शब्द का निर्माण हुआ कैसे। ठीक भाई। सबसे पहले हमें व्युत्पत्ति देखनी है किसी भी शब्द की। संधि शब्द में सम तो उपसर्ग है, डुधाएं धारणी धातु का प्रयोग किया गया है और प्लस में उपसर्गे घो की सूत्र से की प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब की में का गया, ई बचा,
अगर आतो लोप ईटी चा, अगर ई प्रत्ययवाद में बैठा है तो धातु के आ का लोप हो जाएगा, तो धा में से आ गया तो धा बचा, और सम पहले से विद्यमान है, सम प्लस धी। अब आचार्य कहने लगे कि माँ के बाद में व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, और आगे की ये कंडीशन और पैदा हो जाती है, चाहो तो वह पदांतस्य। अरे भाई, उस अनुस्वार के स्थान पर आगे यदि व्यंजन वर्ण बैठा हुआ है तो उस अनुस्वार की जगह पे आगे का पांचवा कर दीजिए, त थ द ध न। और जब पांचवा हो गया, अगर केवल बिंदी हुआ तो अनुस्वार के नियम से संधि शब्द बना, और उस अनुस्वार के स्थान पर यदि आगे का पांचवा कर दिया न तो यह परसवर्ण के नियम से बना। तो इस तरीके से संधि शब्द को भी दो तरीके से लिख सकते हैं, बिंदी वाला अनुस्वार का उदाहरण है और ना वाला परसवर्ण का उदाहरण है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? सम माने समान रूप से, धा माने धारण करना। समान रूप से धारण करना, तो देखिए इसका अर्थ हुआ समान रूप से धारण करना। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि संधि शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, तो समान रूप से धारण करना। अब धारण किसे करेंगे समान रूप से, तो आगे चल के बात करेंगे कि दो वर्ण समान रूप से धारण किए जाएंगे, पहले वाले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी कि उन दोनों में से किसी न किसी के स्थान पर जब परिवर्तन होना शुरू हो जाए तो वर्ण संधानम संधि ही, अरे वर्णों के संधान को ही, वर्णों के मिलन को ही संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो लिखो इसे। ऐसे के ऐसे ही उतार दीजिए जी। संधि शब्द पुल्लिंग है। ये व्युत्पत्ति हो गई कि सम प्लस धा प्लस ई का गया, ई बची, धा में बड़ा आ गया, ध बचा, इधर सम है, बिंदी वाला रूप अनुस्वार का और ना वाला परसवर्ण का, और व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ प्राप्त होगा। अब हम ऐसे कहेंगे ना, वो तो व्युत्पत्ति हो गई, ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वाला अर्थ। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या निकलेगा? अगर कोई तुमसे पूछे कि संधि शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या निकलेगा, तो समान रूप से धारण करना। आगे हम परिभाषा पढ़ेंगे। चलें, आतो लोप ईटीचा, धातु के आ का लोप करने वाला आतो लोप ईटीचा। चलें आगे। इनकी पीडीएफ में मिल जाएंगी अब तुम्हें। देखो, अब बात करें
आगे संधि शब्द की परिभाषा के बारे में आचार्य क्या कहने लगे, तो देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। तो परिभाषा, अब परिभाषा के बारे में सबसे पहले जो परिभाषा निकल के आई कि वर्ण संधानम संधिहि, वर्ण संधानम संधिहि, वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधिहि। देखो भाई, वर्ण संधानम संधिहि। अब संधान शब्द का मतलब क्या होता है? संधान शब्द का अर्थ होता है मिलन। संधान शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलन। वर्णों के मिलन को ही संधि के नाम से जाना जाता है। अब कितने वर्णों का मिलन, तो मैं इसको अपने शब्दों में ऐसे कह सकता हूं कि भाई वर्णों के मिलन के बारे में कि द्वयो वर्णयो मेलनेन, द्वयो वर्णयो वर्णयो मेलनेन, मेलनेन यत परिवर्तनम, यत परिवर्तनम विकारम वा जायते, विकारम वा जायते, वा जायते तस्याभिधानम एव, तस्याभिधानम एव धानम एव संधिरिति कथ्यते, संधिरिति कथ्यते। लो भाई, यानी अपने शब्दों में हम इस वर्ण संधानम संधि को कैसे स्पष्ट करें, तो आचार्य कहने लगे कि वर्ण संधानम संधि ही, अरे वर्णों के संधान को संधि कहते हैं, वर्णों के मिलन को। अब कितने वर्णों के मिलन को? कभी जैसे आचार्य ने कहा परह सन्निकर्षः संहिता, आचार्य पाणिनि ने संधि शब्द को क्या नाम दिया? संहिता नाम दिया। तो उन्होंने कहा परह सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यधिक समीपता, अत्यधिक समीपता कहाँ आएगी? तो आचार्य कहने लगे कि द्वयो वर्णयो मेलनेन, दो वर्णों के मिलन से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दो वर्णों के मिलन से जो विकार पैदा होगा उसी विकार का नाम संधि कहा जाएगा। ठीक भाई, एक तो आचार्यों ने ऐसे कहा संधि शब्द के बारे में। दूसरा मत कैसे निकल के आया, तो दूसरे मत के बारे में देखते हैं भाई कि दूसरे मत के बारे में लोप आगम, लोप आगम आदेशः, आदेशः लोपागम आदेशः वर्ण विकारः वा, वर्ण विकारः वा संधि इति कथ्यते, वह संधि। ठीक है ना? आचार्य कहने लगे कि लोप आगम आदेशः वर्ण विकारः, लोप आगम आदेशः वर्ण विकारः वा संधि इति कथ्यते, यह संधि ही। इतना कह सकते हैं हम कि लोप आगम, देखो इसने क्या कहा? लोप, देखो इसमें तीन चार शब्द निकल करके आए कि संधि कहते किसे हैं। देखो एक शब्द तो निकल करके आया आपका लोप, दूसरा निकल के आया आपका आगम, तीसरा निकल के आया आपका आदेश, है ना? लोप आगम आदेश, ये वर्ण विकार किसके नाम से जाने जाते हैं? संधि के नाम से जाने जाते हैं। वर्ण विकार को ही संधि कहते हैं। और ये संधि के अंतर्गत लगभग तीन चार अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था और आ जाती है प्रकृति भाव, जहां कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना? जहां कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति भाव को भी संधि के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। तो लोप किसे कहते हैं? तो लोप के बारे में देखो भाई बालकों, लोप किसे कहते हैं? तो देखो लोप तुमने देखा होगा, लोप विसर्ग संधि नाम सुना है। लोप विसर्ग संधि में सूत्र आता है रोरी, रोरी सूत्र आता है। और रोरी सूत्र आने के बाद फिर आता है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। उसने कहा देखो रोरी, हरिर प्लस रम्यः, पहली कंडीशन बता रहा हूं तुम्हें, लोप क्या है? तो हरिर प्लस रम्यः, अरे रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्, रेफ का रेफ बाद में बैठा हुआ हो तो पहले वाले रेफ का क्या हो जाएगा? लोप। लेकिन ढलोपे पूर्व से दीर्घोणः सूत्र यह कहता है, लेकिन इससे पहले वाली मात्राएं क्या हो जाएंगी? बड़ी। पहली वाली मात्रा बड़ी होगी, हरि में जो छोटी लगा हुआ है ये बड़ी बन जाएगा, हरि प्लस रम्य, हरिर प्लस रम्यः बनेगा हरि रम्यः। तो ये लोप, संधियों के अंतर्गत लोप भी होता है। क्या होता है? लोप, पहली कंडीशन। दूसरी बात आई कि आगम, आगम क्या है गुरुजी? तो आगम के बारे में देखें, अगली बात कहें हम कि आगम क्या है। तो देखो आगम,
आगम के बारे में कहें तो आचार्य कहने लगे आगमः मित्रवत भवन्ति, आगमः मित्रवत भवन्ति, मित्रवत भवन्ति। आगम तो दोस्त के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? दोस्त के समान। कैसे साहब गुरुजी? जैसे बताओ तो सही, संधियों में आगम कहाँ हुआ है? तो देखो आप संधि पढ़ोगे आने वाले संधियों के अंतर्गत भेदों में, तुगागम संधि। तुगागम संधि सूत्र आएगा छेच। वृत्ति ने कहा हरस्वस्य छेतुक, हरस्वस्य छेतुक। अरे वहां कहा गया कि यदि किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद में अगर ह्रस्व से छेतुक, यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद में छ बैठा हुआ हो तो बीच में तुगागम हो जाएगा, और बाद में अगर बाद में यदि तालव्य वर्ण बैठा हुआ है तो वह जो दंत्यता है वह तालु में चेंज हो जाएगा। तो देखो जैसे अनु प्लस छेद, इस कंडीशन में देखो अनु प्लस छेद, ठीक भाई। अब ये ह्रस्व स्वर है, बाद में छा है तो बीच में ता आ जाएगा, तुक का आगम होगा, तुक का आगम, तुक आएगा, का जाएगा, ऊ जाएगा, ता बचेगा। लेकिन इस दंती के बाद में तालु हो तो दंती भी तालु में चेंज हो जाएगा। अब देखो अब अनु प्लस छेद, बीच में चा जोड़ दिया तो क्या बन गया? अब अनुच्छेद। क्या बन गया? अनुच्छेद। ठीक है ना? अनुच्छेद पद बनाएंगे लास्ट में तो यहां विसर्ग लगा देंगे, अनुच्छेदः। आगम, संधियों में आगम भी होते हैं, संधियों में लोप भी होता है ना। अभी हमने पढ़ा ना, संधियों में देखो लोप भी होता है, संधियों में आगम भी होता है, संधियों में आदेश भी होते हैं, और संधि में कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कोई परिवर्तन भी नहीं होता। ठीक है ना। अब तीसरी बात आती है कि गुरुजी आदेश क्या है? ठीक भाई, आदेश के बारे में बात करें कि ये आदेश क्या है। ठीक भाई, देखो आदेश क्या है। अब आदेश के बारे में देखें। आदेश के बारे में कहा गया कि आदेशः शत्रुवद भवन्ति, आदेशः शत्रुवद भवन्ति। आदेश तो शत्रु के समान होते हैं, शत्रुवद भवन्ति, आदेश तो शत्रु के समान होते हैं। मान गई कैसे साहब? जैसे शत्रु बताए क्या करता है, जैसे हमारे राज्य पे धावा बोला, और धावा बोलने के बाद जो हमारा शत्रु है वो हमको पकड़ेगा, जान से मार देगा या भगा देगा, और हमारी जगह खुद बैठ जाएगा। शत्रु ऐसा ही तो करता है। तो संधियों में ये कार्य भी होते हैं। आदेशः शत्रुवद भवन्ति, जो आदेश होंगे वो शत्रु की तरह काम करने वाले होते हैं। बन गई कैसे गुरुजी? जैसे उदाहरण के लिए देखो, आप पढ़ोगे एकोई अणची, इकोई अणची सूत्र आएगा, वो ये कहेगा कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। देखो भाई, इक है, इक प्रत्याहार है, इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि आगे असमान स्वर बैठा हुआ हो तो। यदि आगे असमान अच बैठे हुए हों तो इक को यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ठीक भाई, जैसे उदाहरण के लिए देखो मधुधन अरि, मधुधन अरि। अब इस जगह देखें, मधु में क्या बैठा है? ऊ के आगे समान स्वर है, असमान, असमान, तो ऊ के स्थान पर इस नियम से क्या हो गया? वह। क्या हो गया? वह। मधु में से ऊ निकाला तो ध हलंत रह गया। ठीक है ना। आगे कौन बैठा है? आगे अरि शब्द बैठा हुआ है, और जब हम जोड़ के लिखेंगे तो ध आधा हो गया, वह है, वह में आ मिला दिया, पीछे री है, और जब पद बना करके फिर लास्ट में मध्वरी ही शब्द का निर्माण होगा। तो देखो ऊ के स्थान पर कौन सा आदेश हो गया? वह। ऊ अब तुम्हें दिख तो नहीं रहा है यहाँ मध्वरी शब्द में? नहीं दिख रहा ना। ऊ को पकड़ा और ऊ की जगह खुद बैठ गया। कौन? वह। क्यों? क्योंकि आदेश शत्रु के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? शत्रु के समान। अगली बात करें कि हमने कहा भाई अगला एक, ये तीसरा बिंदु हो गया लोप, आगम, आदेश। चौथा बिंदु हो गया आपका, मैं यहां लिख देता हूं, चौथा बिंदु है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, ये प्रकृति भाव क्या है गुरुजी? तो देखो प्रकृति भाव आचार्य कहने लगे कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। आगे प्रकृति भाव में पढ़ोगे कि ईदंतम ऊदंतम एदंतम द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम स्यात्। ईकारांत, ऊकारांत, एकारांत द्विवचन के शब्द संस्कृत में प्रगृह्य के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से?
प्रग्रह्य के नाम से जाने जाते हैं। और आगे एक सूत्र आएगा संधि रोकने वाला, प्लुत प्रग्रह्याच नित्यम। जो प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं ना, उनके बाद में कोई भी स्वर बैठा हुआ हो, फिर वहां प्रकृति भाव शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, अर्थात संधि कार्य नहीं होता। ठीक भाई, संधि कार्य नहीं होगा। संधि रोकने प्रकृति भाव, नेचुरल भाव, और नेचर में हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए देखो, हरि एतौ, हरिधन एतौ। आगे पढ़ाने वाला हूं मैं तुम्हें प्रकृति भाव में कि हरि शब्द क्या है, ये द्विवचन का है। हरे हरि ये द्विवचन का शब्द है। अब आचार्य कहने लगे कि यदि द्विवचन का शब्द है, कौन सा, ईकारांत शब्द हो, ऊकारांत शब्द हो या एकारांत शब्द हो, यदि वह द्विवचन का है, किसका, द्विवचन का, फिर भले ही कोई भी स्वर आगे बैठा हो, इन दोनों के मध्य में कोई भी संधि नहीं होगी, कोई भी संधि नहीं होगी फिर। ठीक ना। अब देखो हरि, हरि शब्द द्विवचन का है तो ये प्रग्रह्य हो गया। आगे भले ही कोई भी स्वर विद्यमान हो, संधि कार्य नहीं हुआ, केवल प्लस चिन्ह हटा दो, हरि एतौ। ठीक भाई, हरि एतौ। कुल मिला के बात यह है, एक परिभाषा हमारी ये निकल के आ गई कि लोपागम, लोपागम आदेशः वर्ण विकाराः वा संधि। लोप आगम आदेश, ये वर्ण विकार जहां पर होते हैं उसे भी संधि के नाम से कहा जाता है। ठीक भाई। अब तीसरा बिंदु एक और निकल के आता है, क्या, आचार्य क्या कहने लगे, देखो आचार्य जी ने कहा, आचार्य पाणिनि आए, आचार्य पाणिनि ने कहा कि भाई इस संधि को मैं संहिता नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं, संहिता। तो आचार्य पाणिनि ने इस संधि शब्द की क्या परिभाषा दी। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि संधि शब्द को आचार्य पाणिनि ने क्या नाम दिया है, पहले तो संहिता। संधि बोले तो संहिता, ठीक ना, संहिता। जैसे तत्सम तद्भव नाम सुने हैं तुमने, अक्षी को आंख कह दिया, सूर्य को सूरज कह दिया, ऐसे ही संहिता शब्द को, पाणिनि के संहिता को ही वर्तमान में क्या कहा जा रहा है, संधि। ठीक है ना। अब संहिता शब्द के क्या लक्षण दिया उन्होंने, उन्होंने क्या परिभाषा दी संहिता शब्द की, तो देखो तुमने पढ़ा भी तो है संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत, संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो क्या आएगा निकल करके, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। लो भाई, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी इसकी वृत्ति में कहा गया कि वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। तो देखो इसकी वृत्ति लिख करके क्लियर कर देते हैं अपन। इसकी वृत्ति में कहा गया कि वर्णानाम, वर्णानाम अतिशयतः, अतिशयतः, अतिशयतः सन्निधि, सन्निधि संहिता संज्ञः, संहिता संज्ञः स्यात्। ठीक है। अब ये क्या कहने लगा कि वर्णानाम, वर्णों की, वर्णानाम का मतलब क्या है, वर्णों की, वर्णों की। अतिशयत कहते हैं अत्यधिक, अतिशयत का मतलब क्या है, अत्यधिक। पूछ भी लेता है अतिशयतः इति शब्दस्य किम तात्पर्यम। अब अतिशयतः अत्यधिक और सन्निधि शब्द का अर्थ है समीपता। वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। मन की अत्यधिक समीपता जैसे, अरे भाई देखो उदाहरण के लिए सुधि उपास्यः, सुधि उपास्यः। अब इस शब्द, किसी ने कहा गुरुजी इस शब्द में तो बहुत सारे वर्ण हैं, किन से, कौन से वर्णों के मध्य संहिता होगी। जैसे देखो यहाँ श उ ध ई उ प आ स य अ विसर्ग, इतने सारे वर्ण हैं गुरुजी, है ना। अरे आपने अभी कहा है ना वर्णों की, देखो अभी कहा तुमने वर्ण संधानम संधि, वर्णों की संधान को संधि कहते हैं। तो देखो गुरुजी यहाँ वर्ण तो बहुत सारे हैं, अब बताओ हम, आप कहेंगे हम उसी से संधान कर देंगे, उसी से मिलन कर देंगे, उसे ही संधि के नाम से जाना जाएगा। तो देखते हैं। अब आचार्य देखो, एक ने कहा कि गुरुजी अभी इकोयर्ची के बारे में, आप आदेश के बारे में बात कर रहे थे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखो ऊ ये एक है, एक में आपके ई ऊ रील री आते हैं कि नहीं आते हैं, रेस ई ऊ रील री आते हैं कि नहीं आते हैं,
एक में। अब क्या गुरुजी ऊ के स्थान पर हम बा कर दें? आगे देखो असमान स्वर बैठा है, क्या हम ई के स्थान पर या कर दें गुरुजी? आगे असमान स्वर बैठा है। अरे गुरुजी क्या हम इस ऊ के स्थान पर वाह कर दें? देखो आगे असमान स्वर बैठा है। देखो हमने कई परिवर्तन कर डाले गुरुजी इसमें तो हमने, लेकिन हमने कहा संधि ऐसे नहीं होती बच्चों। संधि के लिए आचार्य क्या कहने लगे कि वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं। यहां देखो बताइए क्या समीपता है? ऊ और एक के बीच में कोई समीपता है क्या? नहीं गुरुजी, तीसरा वर्ण आ रहा है धा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो ये समीप नहीं है। समीप कौन है? तो गुरुजी देखो ई और ऊ समीप हैं। अरे ऊ और आ भी समीप नहीं है, बीच में क्या आ रहा है? पा। तो इन दो वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। यह है हमारा मुख्य सारांश कि दो वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। देखो सुधी धन उपास्य, अब यहां सुधी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई, और उपास्य शब्द का पहला वर्ण क्या है? ओ। अब कोई तुमसे ये पूछे बताओ संधि योग्य वर्ण कौन से हैं, तो उत्तर आएगा ई प्लस ओ। ठीक है ना? अब ई के बाद में असमान स्वर है तो ई के स्थान पर हो गया य। क्या हो गया? य। और सुधी में से ई निकाला तो देखो ध हलंत रह गया, सुध। उपास्य में ऊ देखो उपास्य शब्द है, उपास्य शब्द है, उपास्य यहाँ आगे बैठा है, केवल ई के स्थान पर परिवर्तन हुआ है, उपास्य हमारा आगे बैठा है, उपास्य ये तो केवल देखना है तुम्हें। ठीक है ना? अब देखो उपास्य शब्द आगे बैठा है, जब हम जोड़ के लिखेंगे तो सु ध य में ऊ की मात्रा लगाएं, यू पास्य शुद्ध्यू पास्य। देखो भाई आचार्य पाणिनि ने संहिता शब्द को, जो हम संधि बोल रहे हैं, उस संधि शब्द को संहिता नाम दिया है। क्या नाम दिया है? संहिता। अब उन्होंने संहिता शब्द के बारे में क्या कहा? तो देखिए इन्होंने संहिता शब्द के बारे में कहा कि परः सन्निकर्षः संहिता। भाई वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक समीपता कहाँ होगी? पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। ठीक भाई, यहां इन दो वर्णों में ही संहिता हो सकती है, यही संधि योग्य स्थान है, या कि ये कह लो यही संहिता योग्य स्थान है। ठीक है, अब देखो दोबारा से पुनः हम इसे दोहरा देते हैं। देखो संधि शब्द है, संधि शब्द के बारे में देखें कि संधि शब्द में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु कौन सी है? डुधाएं। किस अर्थ में आई है? प्रत्यय लगेगा की प्रत्यय से बना हुआ शब्द किस लिंग में तैयार होता है? पुल्लिंग में तैयार होता है। किस लिंग में? पुल्लिंग में। उपसर्ग घोकी सूत्र आएगा, यहाँ पुल्लिंग में तैयार होगा। अब डुधाएं में डू गया आदि टुड़वह से, यहाँ गया हलंत्यम से, तस्य लोभः से लोभ हो जाएगा, इत संज्ञा होकर के धा बचेगा, धा धन की में का जाएगा, ई आया, आ तो लोभ ईटी छा। इस सूत्र से देखिए आपका आ गया तो धा बचा, सम प्लस धी। अब नियम आया कि माँ के बाद में व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार। एक और नियम आता है इसके उपरांत कि यदि अनुस्वार के बाद में कोई भी स्पर्श वर्ण बैठा हो तो पर्श वर्ण का नियम यह कहता है कि अनुस्वार के स्थान पर आगे का पांचवा। जब माँ की बिंदी हो गई तो बिंदी शब्द से अनुस्वार का उदाहरण बना समधि, और यदि इस अनुस्वार के स्थान पर ना हो गया तो परसवर्ण हो गया, तो ये संधि शब्द परसवर्ण का उदाहरण बना। संधि शब्द अनुस्वार का उदाहरण है और संधि शब्द परसवर्ण का उदाहरण है। क्लियर है? अब हाँ, अनुस्वार से यही ये वैसे देखो, वैसे तो जितने सारे अव्यय होते हैं ना तुम्हारे, सम ये निपात होकर के अव्यय बन गया है। वैसे तो ये अगर किसी से पहले जुड़ेगा तो उपसर्ग बनेगा, लेकिन ये अपने आप में पदांत की स्थिति होती है। पदांत की स्थिति होती है तो मोनुस्वारः बना। अब आप ये कहोगे गुरुजी संधि शब्द तो यहाँ बन रहा है तो क्यों न नस्या पदांत से झली से कर दें, लेकिन यहाँ ये जो माँ है ये अपने आप में पद लिए हुए होते हैं। कौन? उपसर्ग। तो मोनुस्वारः से क्या हो गया? यहाँ अनुस्वार हो गया, और इस पदांत माँ को मानते हुए तुरंत ही वह पदांत से यह कहता है कि पदांत के अनुस्वार को भी हम परसवर्ण कर सकते हैं। तो इस बिंदी के स्थान पर आगे का पांचवा ना कर दिया, और जब ना करेंगे तो संधि शब्द बनेगा, और केवल बिंदी करेंगे तो समधि शब्द बनेगा। बिंदी वाला अनुस्वार का उदाहरण है और ना वाला परसवर्ण का। तो दो रूप तैयार हो गए।
संधि शब्द का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। अब इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या निकलेगा? समान रूप से धारण करना ही संधि होता है। अरे समान रूप से धारण यानी पहले शब्द को भी धारण किया, वर्ण को भी, और दूसरे वर्ण को भी धारण किया। अब आगे चलते हैं हम। देखो भाई, दूसरी यानी फिर इसके बाद में हमने व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ जानने के बाद में अब हम परिभाषाओं की तरफ बढ़े कि वर्ण संधानम संधि। अरे भाई, वर्णों के मिलन को ही संधि कहते हैं। अब आचार्यों ने अपने यानी अपने शब्दों में क्या कहा कि द्वयो वर्णयो मेलनेन यत परिवर्तनम विकारम वा स्यायते जायते तस्या विधानम एव संधिरिति कथ्यते। अरे दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा, उस विकार को ही, अगर विकार हो रहा है तो संधि है, और नहीं हो रहा है तो संयोग की स्थिति पैदा हो जाएगी। हलोन्तरा संयोगः, हलोनंतरा संयोगः, वो स्थिति पहुंच जाएगी। अब देखो, यहां अगर परिवर्तन हो रहा है तो संधि कहा जाएगा। अब बताया कि ये परिवर्तन तो भैया 3-4 तरह के होते हैं। आगे चल के विद्वानों ने कहा कि लोप आगम आदेशः वर्ण विकारः वा संधि। ठीक भाई, वर्ण विकारः वा संधि, लोप आगम आदेश, और चौथा यहां कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ एक छोटी सी स्थिति पैदा हो जाती है। तो 4 स्थितियां पैदा होती हैं हमारे यहाँ व्याकरण के अंतर्गत। लोप होता है, संधियों में लोप भी पाया जाता है, जैसे हरिर प्लस रम्यः, हरिर प्लस रम्यः। हरिर, आप तो ये समझो ये विसर्ग है। क्या है ये? विसर्ग। आगे नियम पढ़ाएंगे हम। जो विसर्ग का रा दिखाई दे रहा है ना, तो रा का ही विसर्ग होता है। उसके बाद में रा बैठा है तो पहले वाले रा का लोप हो जाएगा, और उससे पहले वाली जो मात्राएं ना अ ई उ ढलोबे पूर्व से दीर्घोणः, उसको हम दीर्घ कर देंगे, बनेगा हरि रम्यः। तो हमारे यहाँ लोप भी होता है वर्णों का। हाँ है नहीं, रुत्त विसर्ग का नहीं है बेटा, ये केवल लोप विसर्ग का ही उदाहरण है। कि विसर्ग के बाद में मैंने तुम्हें पढ़ाया था पहले रीट वाले बैच में कि विसर्ग के बाद में र दिखाई दे जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग से पहले तो छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा उ हो, और बाद में रा हो तो विसर्ग लोप, लेकिन उससे पहले वाली मात्राएं बड़ी। छोटे आ को बड़ा आ, छोटी ई को बड़ी ई, छोटे उ को बड़ा हो। होता है कि नहीं होता है? अब मूलतः अब आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हो तो यहां हम विसर्ग नहीं पढ़ाएंगे। रा, हरिर, हरिर कंडीशन पैदा होती है ना। हरि को पद बनाएंगे तो सु लाएंगे, सु में से उ जाएगा, सा बचेगा, सा सो रू, ठीक है ना। फिर रू आ जाएगा, ऊ जाएगा, अब क्या बचा? र, हरि र। इससे आगे हरिर प्लस रम्य, रा के बाद में रा हो तो पहले रा का लोप, लेकिन उससे पहले वाली मात्राएं बड़ी। तो लोप हुआ कि नहीं हुआ वर्ण का? वर्ण लोप भी हो जाते हैं संधि में, पहली खासियत। दूसरी खासियत आगम। देखो भाई, आगम ये कंडीशन रह गई है, चला गया कहीं। हाँ चलो मैं यहां बता देता हूं, ये रहा, आगे पहुंच गया है। दूसरा नंबर आगम क्या कहता है? देखिए भाई, आगमाः मित्रवत भवन्ति। अरे आगम तो दोस्त के समान होते हैं। एक कंडीशन पैदा होती है कि ऐसे यानी स्वर इधर बैठा हो, यानी देखो तुगागम संधि है। तुगागम संधि का नियम यह कहता है कि छेज सूत्र आया, उसने ये कहा यदि किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद में, ह्रस्व स्वर के बाद में अगर छ बैठा हुआ हो तो बीच में त जोड़ दिया जाता है, जो चा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? चा में। ह्रस्व स्वर के बाद में छा बैठा हुआ हो तो बीच में चा आ जाता है। आप तो ये समझिए। तो देखो ये छोटा स्वर ही तो है ऊ के बाद में छ बैठा हो तो बीच में क्या आ जाएगा? चा। ये आगम है। तो संधियों में आगम भी होता है। तो मन की गुरुजी, चलो फिर ये आदेश क्या है? तो देखो अब आदेश क्या है, तो आदेशाः शत्रुवत भवन्ति। आदेश तो शत्रु के समान होते हैं। ये क्या करेगा संधि में कि किसी भी वर्ण के आगे अन्य कोई कंडीशन पैदा हो रही है तो पहले वाले वर्ण को उठाएगा, उसे फेंक करके अपना रूप धारण कर लेगा। शत्रु क्या करते हैं? उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे ऊ के आगे आसमान सर हो तो ऊ को क्या कर दिया हमने? वाह। तो ऊ खत्म, उसकी जगह हो गया वाह और बन गया मध्वरी। ठीक है ना, आदेश हो गया। आगे प्रकृति भाव की कंडीशन के बारे में देखें तो प्रकृति भाव में क्या कहा गया? देखो प्रकृति भाव, इसमें एक कंडीशन ये आती है कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ये कहता है कि ई ऊ और ए अंत वाला शब्द यदि द्विवचन का शब्द है और उसके बाद में कोई भी स्वर है तो फिर वहां संधि कार्य नहीं होगा। जैसे हरि धन एतऊ, जैसा है वैसा ही रहा, इसे कह दिया गया प्रकृति भाव। अब आगे बात करें कि भाई
अब आचार्य पाणिनि आए, उन्होंने कहा कि भाई संधि शब्द को उन्होंने संहिता नाम दिया था। अब जो संहिता नाम दिया तो उन्होंने संहिता का लक्षण क्या दिया? तो परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अरे वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। जैसे सुधि शब्द का अंतिम वर्ण ई और उपास्य शब्द का पहला वर्ण ऊ, ये दोनों वर्ण अत्यधिक समीप हैं। यण संधि के नियम से ई के आगे असमान स्वर बैठा हुआ हो तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और शब्द बनेगा शुद्धि उपास्य। तो इस तरीके से हमने परिभाषा, संधि शब्द की कितनी परिभाषाएं पढ़ी? 3। वर्ण संधानम संधि। दूसरी पढ़ी लोप आगम, लोप आगम आदेशः वर्ण विकारः व संधि। लोप आगम और आदेश ये अगर वर्ण विकार होने लग जाएं तो उसे ही संधि के नाम से जाना जाता है। तीसरा नियम पढ़ा हमने कि संधि को आचार्य पाणिनि ने संहिता नाम भी दिया है। अरे परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है ना? चलो अब लिखते हैं। लिखें परिभाषा। परिभाषा, पहली परिभाषा लिखेंगे वर्ण संधानम संधि। लिखें अर्थ इसका, अभी ये पीछे लिख लेना, वर्ण संधानम संधि। वर्णों के संधान को, वर्णों के संधान को, संधान मतलब मिलन, मेल या मिलन, वर्णों के संधान को संधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि के नाम से जाना जाता है या संधि कहा जाता है। इसे कोष्टक में लिख देना, द्वयो वर्णयो मेलनेन यत् परिवर्तनं विकारं वा जायते तस्याविधानमेव संधिरिति कथ्यते। अब दूसरी परिभाषा, हाँ जी, लोपागम आदेशः वर्ण विकारः वा संधि। लोप आगम आदेशः वर्ण विकारः वा संधि।
लिखें लोप, आगम अथवा आदेश, लोप, आगम अथवा आदेश, ये वर्ण विकार होने लग जाएं तो उसे ही संधि के नाम से जाना जाता है, तो उसे ही संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, नंबर 1 लोप, इसमें उदाहरण लिखेंगे हरिर प्लस रम्यः। अब हरिर में समझ में आ रहा है ना रा क्यों आया? हरि को पद बनाने के लिए, हाँ, सत्व, उत्व, रत्व और लोप। जब विसर्ग को सा होगा तो सत्व विसर्ग, उ होगा तो उत्व विसर्ग, र होगा रत्व विसर्ग, और जब विसर्ग का ही लोप होगा तो लोप विसर्ग। तो ये लोप की कंडीशन है, लोप की कंडीशन है। हाँ, रोरी से तो पहले रा का लोप हुआ है। इस रा को आप क्या मानेंगे? विसर्ग। क्या मानेंगे? विसर्ग। और मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था पिछले बैच में कि विसर्ग के बाद में यदि विसर्ग से, देखो ये नियम पढ़ाया होगा मैंने वहाँ, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ हो और बाद में रा बैठा हुआ हो तो विसर्ग का तो क्या हो जाएगा? लोप। लेकिन इससे पहले वाली मात्राएं बड़ी हो जाएंगी, छोटे आ को बड़ा आ, छोटी ई को बड़ी ई और छोटे ऊ को बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे अब देखो यहाँ अंतः, धनराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वो केवल छोटे बैच हैं, रीट वगैरह वगैरह। लेकिन हम यहाँ पर विसर्ग नहीं है, विसर्ग तो बाद में बनता है, ये तो केवल समझाने का तरीका था। मूलतः इससे पहली कंडीशन क्या है? रा। भाई हरि को पद बनाएंगे, हरि शब्द से पहले क्या लेके आए? सु। सु में ऊ गया, क्या बचा? हरि धन स। फिर सा सजसो रू, सा को क्या लेके आए? रू। सा के स्थान पर रू कर दिया, रू में से गया ऊ, अब बचा र, हरि धन र बराबर का आएगा हरिर। अब इसके बाद में अवसान संज्ञा होगी और विरामोपसानम, विरामोपसानम से अवसान संज्ञा हुई और खरपसान विसर्जनीय सूत्र से रा का क्या हो गया? विसर्ग। विसर्ग तो यहां आके बना है, हम यहां नहीं पहुंच रहे, हम तो केवल इसी जगह से संधि कर रहे हैं। हरिर प्लस रम्य, रा के बाद में रा हो तो रा का क्या हो जाएगा? लोप। लोप हो गया तो पहली मात्रा बड़ी, बन गया हरि रम्य। क्लियर है? अब चलते हैं आगम, एक एक उदाहरण देख रहे हैं। हाँ, हरिर प्लस रम्य जोड़ के लिख देंगे हरि रम्य, ठीक है ना? आप आगे चलेंगे ना जब सब समझ जाओगे। अभी तो इतना समझिए कि संधि शब्द में लोप, आगम अथवा आदेश ये वर्ण विकार होते हैं, ठीक है ना? अब लोप तो हमने समझ लिया कि लोप भी होता है संधि में। चलो गुरुजी आगम क्या है? तो आगम के बारे में सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो लिखेंगे, अब लिखोगे आगम। आगम के बारे में देखें, आगमः मित्रवद भवन्ति, आगमः मित्रवद भवन्ति, आगम मित्र के समान होते हैं। यानी आगम भी होता है संधियों में, बन के कैसे गुरुजी? जैसे अनुधन छेद, इसको पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? अनुच्छेद। देखो तुगागम हो रहा है इस जगह पर, ताचा में चेंज हो गया है, अनुच्छेद, विच्छेद, लक्ष्मी धन छाया, आ प्लस छादन होता है ना, आक्षादन। तो ये संधियों में भी तो होते हैं सारे काम।
तो आगम भी होता है संधियों के अंतर्गत। दूसरी बात, अब चलें, हाँ ऐसे के ऐसे ही उतार दो, जैसे अनु प्लस छेद, अब बीच में तुक का आगम हुआ और बन गया अनुच्छेद। बन गई गुरुजी। ये तुगागम का नियम क्या है? हालांकि आगे पढ़ाएंगे तुम्हें, तुगागम का नियम आता है छेच। वो ये कहता है छोटे स्वर के बाद में छ हो तो बीच में ता आएगा, जो सचुत्त संधि के नियम से च में बदल जाएगा। ठीक है ना? अभी तो आप इनको रहने दो। ये देखो, अनुप्लस छेद, अनुच्छेद, विधन छेद, विक्षेद, कुमारी धन छेदयति, कुमारी च छेदयति। तो आगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है संधियों में? सेकंड कंडीशन। हाँ, ये वाला सब बाद में लिखाएंगे। ये अभी तो केवल इतना बता रहे हैं कि संधियों में लोप भी होता है, आगम भी होता है, आदेश भी होते हैं। कहीं कहीं कंडीशन ऐसी आती है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अप्रकृति भाव होता है। तो चार विशेषता हो गई ना इसकी। चले आगे, अब लिखो आदेश। तीसरी बात, आदेशाः शत्रुवद भवन्ति, आदेशाः शत्रुवद भवन्ति। आदेश शत्रु के समान होते हैं। यानी जिसके स्थान पर जो आदेश होगा ना, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। जैसे ई के स्थान पर या, ई हट जाएगा और बाकी जगह पे या। ऊ के स्थान पर वा, ऊ हटेगा और उसकी जगह क्या आएगा? वा। जैसे एक कोई अड़ची, इस सूत्र से हमारा रूप सिद्ध हो गया मध्वरी। कौन सा सिद्ध हो गया? मध्वरी। मधु प्लस हरी, वो बन गया मध्वरी। ठीक है ना? ये आदेश हो गया। आदेश ही तो होते हैं। अब जैसे देखो, आद गुण सूत्र है, मैं ये कह दूं कि एक और उदाहरण देखिए। देखो मैं यहां दे देता हूं आपके लिए। देखो, अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, रमा धन ईस। अब आदगुण सूत्र ये कहता है कि आ के बाद में ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? ए। तो देखो, रमा का तो आ, ईस का ई, इन दोनों वर्णों में संहिता हो सकती है ना। तो आदगुण सूत्र ने कहा दोनों की जगह पे कर दीजिए ए। कर दिया हमने ए। अब ए हो गया तो रमा में से आ हट गया तो क्या आया? म, हलंत रह गया। ईस में से ई हटा दिया तो पीछे सा रह गया। और जब जोड़ेंगे तो माँ में एक ही मात्रा लगाए, में पीछे सा है, बन गो रमेश। सूत्र लगा था आदगुण। कौन सा लगा? आदगुण। ठीक है ना? आदगुण सूत्र ने यह कहा कि आ और ई दोनों की जगह पे एक आदेश करो। एक ही आदेश होगा और वो कौन सा होगा? ए। हो गया कि नहीं हो गया? संधियों में भैया आदेश भी होते हैं। चलते हैं आगे। नंबर 4, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में लिखेंगे, जब दो वर्णों के मिलने से, जब दो वर्णों के मिलने से कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात
शब्द जैसा है वैसा ही रहे, शब्द जैसा है वैसा ही रहे, तो वह प्रकृति भाव कहलाता है। जैसे जैसे हरि धन एतौ, एक सूत्र आएगा ई दू दे द द्विवचनम प्रग्रह्यम, ऐसे करके आएगा। वो ये कहेगा बड़ी ई वाला शब्द यदि द्विवचन का है तो उसके बाद कोई भी स्वर हो तो प्लुत प्रग्रह्याच नित्यम सूत्र से फिर संधि रुक जाएगी। यानी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि दो वर्ण के मिलने से भी कोई परिवर्तन ना हो तो उसे फिर प्रकृति भाव के नाम से जाना जाता है। हो गया हरि प्लस एतौ, हरि एतौ, हरि एतौ। ठीक, अब लिखेंगे, यहां तक लिख लिया, लिखें नंबर तीसरा, तीसरी परिभाषा संधि शब्द की। पहली तो हो गई वर्ण संधानम, दूसरी हो गई लोप आगम आदेशः वर्ण विकाराः वा संधि, और तीसरी हो गई परः सन्निकर्षः संहिता। और ये परिभाषा दी है किसने? आचार्य पाणिनि ने। तो लिखें आचार्य पाणिनि के अनुसार, आचार्य पाणिनि के अनुसार संधि शब्द को संहिता के नाम से जाना गया है, संधि शब्द को संहिता के नाम से जाना जाता है। संधि शब्द को संहिता के नाम से जाना जाता है, लिखें नीचे लक्षण। आचार्य पाणिनि ने क्या लक्षण दिया उस संहिता का? लक्षण परः सन्निकर्षः संहिता, यानी वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता कहते हैं। जैसे अत्यधिक समीप सुधि का ई है, उपास्य का ऊ है, दोनों में कंडीशन पैदा हुई, यण संधि के नियम से ई को या हो गया और बन गया शुद्धि उपास्य। ठीक है ना? उतार लीजिए, वृत्ति उतार लीजिए पहले। वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। हाँ जी, लिखें वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही, वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। अर्थात
अर्थात आचार्य पाणिनि ने वर्णों के मिलन को संहिता नाम दिया है। वर्णों के मिलन को संहिता नाम दिया है। जो शुरुआत में हमने परिभाषा दी थी ना, वर्ण संधानम संधि, वर्णों के संधान को, मिलन को संधि कहते हैं, तो इस मिलन को ही आचार्य पाणिनि ने क्या नाम दिया है? संहिता। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब इसके बाद जब संहिता नाम दे दिया तो अब हम इसमें अंदर प्रवेश करेंगे। संहिता योग्य स्थान कितने हैं? तो आगे चल के बताएंगे कि संधि 3 स्थानों पर तो नित्य होती है और एक स्थान पर हमारी इच्छा पर आधारित है। आगे बताएंगे हम कि संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, है ना। संहिता एक पद में नित्य होती है, उपसर्ग प्लस धातु में नित्य होती है और समास में संहिता नित्य होती है। वाक्य में तो हमारी मर्जी पर आधारित है, हम करें या ना करें। ये बात बताएंगे कल। ठीक है बेटा।